इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हीरे की चमक और खूबसूरती का राज है। हम ये भी देखेंगे कि स्नेल्स विंडो की वजह क्या है, या अगर आप ज़ेरे आब हों तो आप दुनिया को कैसे देखेंगे। आखिर में हम समझेंगे कि बिनोक्यूलर्स में प्रिज्म्स को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों प्रिज्म्स का इस्तेमाल मिरर से बेहतर है। चलें शुरू करते हैं। हीरों और बाकी सब पर जाने से पहले मैं चाहती हूं कि हम जल्दी से दोहराएं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ऐसी रिफ्लेक्शन तब होती है जब लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है, यानी एक ऐसे मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। जब लाइट ऐसे करती है, यानी डेंसर से रेयर में जाती है, तो वो नॉर्मल से दूर मुड़ती है और इस लाइट के पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर आप इस एंगल को बढ़ाएं तो लाइट नॉर्मल से और भी ज्यादा दूर मुड़ जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो जाता है कि रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल सतह के साथ साथ चलती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा कर दें तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। हम इसे टोटल रिफ्लेक्शन कहते हैं क्योंकि 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो कोई लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती। अब आइए देखते हैं कि हीरो के अंदर क्या होता है। शुरू करने के लिए एक अहम बात यह है कि हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन 2.42 है। अगर हमें हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो तो हम डायमंड और हवा के इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, और ये करने के लिए हम स्नेल्स लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब लाइट हीरे से हवा में जाती है तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ज़रब सिन क्रिटिकल एंगल, और ये बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ज़रब सिन 90 डिग्री के, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड रे सतह के साथ साथ इंटरफेस पर चलती है और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का जाविया बनाती है। सिन 90 एक होता है तो एन दी है 2.42, और हम इस रिलेशन से सिन सी निकाल सकते हैं। एन ए यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम एक ले सकते हैं। तो देखें क्रिटिकल एंगल यहां बन जाता है सिन इनवर्स ऑफ 1/2 और ये तकरीबन 24.2 डिग्री के बराबर आता है। तो डायमंड और हवा के इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल 24.2 डिग्री है। अगर हमें अंदाजा लगाना हो कि ये जाविया बड़ा है या छोटा, तो हम इसे पानी और हवा के इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी कम है, ये सिर्फ 1.3 है, और इसका क्रिटिकल एंगल तकरीबन 48.6 डिग्री आता है। ये काफी ज्यादा है, तकरीबन इस जाविये से डबल। तो ये जो कम जाविया है, कम अज कम पानी और हवा के इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल के मुकाबले में तो कम है। ये जाविया असल में मतलब क्या रखता है? इसका मतलब यह है कि अगर लाइट हीरे के अंदर दाखिल हो जाए तो इसके लिए हीरे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल इतना कम है, इसलिए बहुत ज्यादा इम्कान है कि जब भी लाइट हीरा की किसी भी सतह पर पड़ेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.2 से ज्यादा होगा। आइए देखते हैं कि यह कैसा नजर आएगा। मैं ये सब कुछ हटा देती हूं। अच्छा, अब हमारे पास ये हीरा है, और जब ये लाइट हीरे के अंदर दाखिल होती है तो ये इस सतह पर किसी जाविये पर पड़ेगी, और बहुत ज्यादा इम्कान है कि इस सतह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 24.4 डिग्री से ज्यादा हो। तो इसके नतीजे में इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और यही दूसरी सतह पर भी हो सकता है। तो फिर दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद, या कभी इससे भी ज्यादा, ये रे ऊपर से बाहर निकलती है, और जो देखने वाला है, यानी जो ऊपर से हीरे को देख रहा है, इसे ऐसे लगता है जैसे लाइट हीरे से बाहर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सीधी हीरे के अंदर से निकल रही है, और यही चीज हीरे को इसकी चमक या स्पार्कल देती है। ये बस अपने इर्द गिर्द की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है।
एक चीज जो हीरे की चमक में बहुत अहम है वो इसकी तराश है, यानी इसे कैसे कार्व या कट किया गया है। तो इसके कई डिजाइन हो सकते हैं। एक एक ये है जो बहुत ज्यादा गहरा है, लेकिन अगर कट बहुत ज्यादा गहरा हो जाए और जो लाइट इस सतह पर पड़ रही है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बनाएं तो मुमकिन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम हो और लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बजाय सिर्फ रिफ्रैक्शन का शिकार हो जाती है, तो लाइट नीचे से बाहर निकल जाती है। इससे हीरे में चमक या स्पार्कल नहीं आती, बल्कि हीरा थोड़ा सा मध्यम सा लगता है, क्योंकि लाइट ऊपर से वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि सीधी नीचे से बाहर निकल रही है। एक और कट वो है जब ये बहुत कम गहरा हो। तो इस सूरत में अगर लाइट इस सतह पर पड़े इस तरह, तो मुमकिन है कि लाइट साइड से बाहर निकल जाए और ऊपर से ना निकले। तो इससे कुछ हद तक चमक आती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी जब हीरा इसी तरह कट किया गया हो कि लाइट ऊपर से बाहर निकले। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्नेल्स विंडो कैसे बनता है। तो ये जो गोल सा विंडो है इसे ही स्नेल्स विंडो कहते हैं। और हम देखते हैं कि दायरे के बाहर का हिस्सा ज्यादा गहरा नीला होता है, कभी कभी काला भी होता है, लेकिन हम दायरे के बाहर कुछ भी नहीं देखते। हमारे पास सिर्फ ये गोल सा विंडो है जिससे हम बाहर की दुनिया देख सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस विंडो से क्या कुछ देखा जा सकता है। ये समझने के लिए कि एक मछली ज़ेरे आब से असल में क्या देख सकती है, हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है। तो यहाँ हमारे पास पानी का एक हिस्सा है जिसमें एक मछली है। एक लाइट की रे होगी जो बिल्कुल नॉर्मल पर इंटरफेस पर पड़ेगी और सीधी मछली तक पहुंच जाएगी बगैर किसी मुड़ने या झुकने के। लेकिन वो लाइट की रेज जो किसी जाविये पर पड़ती हैं वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये रेज हवा से पानी में आ रही हैं, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो लाइट की रेज नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती हैं। इसी तरह अगर कुछ लाइट की रेज ज्यादा जाविये पर पड़ें वो फिर भी नॉर्मल की तरफ मड़ेंगी और मछली तक पहुंच जाएंगी। अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें तो ये सारी लाइट की रेज नॉर्मल की तरफ मुड़ती रहेंगी और मछली तक पहुंच जाएंगी। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब लाइट की रे तकरीबन 90 डिग्री के जाविये पर सरफेस से टकराएगी, यानी 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी और फिर दोबारा पानी में रिफ्रैक्ट होकर मछली तक पहुंच जाएगी। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जब ये 90 डिग्री है तो आइए देखते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास NA है, sin I यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर है NW यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और sin R के। यहाँ NA सिर्फ 1 है, sin I भी 1 होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, और NW यानी 1.3 है जो कि sin R के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम ये सॉल्व करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तकरीबन 40 या 49 डिग्री आता है। ये 49 डिग्री यही जाविया है यहाँ पर, या अगर हम ऑल्टरनेट एंगल्स देखें तो ये जाविया यहाँ पर होगा, ये 49 है। और ये जो टोटल एंगल है ये टोटल एंगल तकरीबन 49 × 2 यानी 98 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि पूरा हराइजन 180 डिग्री का हराइजन इस 98 डिग्री के कोण में कंप्रेस हो जाता है। ये जो व्यू है यहाँ ये पूरा हराइजन है, ये 180 डिग्री है, ये एंड। तो आइए इसे कलर से मार्क करते हैं। इस एंड को येलो क्रॉस से मार्क करते हैं और इस एंड को भी मार्क करते हैं। इस एंड को डार्क ग्रीन क्रॉस से मार्क करते हैं। तो येलो क्रॉस असल में इस पॉइंट पर है और ग्रीन क्रॉस असल में इस पॉइंट पर है। इस विंडो से आप पूरा हराइजन देख रहे हैं, पूरे 180 डिग्री, लेकिन वो 180 डिग्री एक कोण में कंप्रेस होकर 98 डिग्री के जाविये में आ जाता है। लेकिन यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ आती है? हम देखते हैं कि इस विंडो के बाहर का इलाका ज्यादा गहरा नीला या कभी कभी काला होता है। वो लाइट की रे जो मछली तक 98 डिग्री से ज्यादा जाविये पर आ रही है, यानी इस जाविये से बाहर, वो तालाब या पानी के किनारों से आ रही होगी और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है।
तो जो मछली या कोई भी ज़ेरे आब है वो जो नीला, गहरा नीला या कभी कभी काला देख रहा है वो असल में तालाब की तह या पानी की तह है, इसीलिए इसका रंग गहरा होता है। ये लेंस विंडो का पूरा कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है और जो लेंस इस्तेमाल होती है इसे फिश आई कहते हैं, इसे फिश आई लेंस कहा जाता है। और अगर आप ऐसे लेंस से फोटो लें तो आपको 180 डिग्री का व्यू मिलता है। अच्छा, अब हम आखिरी एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ते हैं जो बिनोक्यूलर्स हैं। तो बिनोक्यूलर्स में प्रिज्म्स इस्तेमाल होते हैं और लाइट एक ऐसे प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकती है जिसमें दो एंगल्स 45 डिग्री के हों और एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऐसा प्रिज्म कुछ इस तरह नजर आ सकता है। तो अगर लाइट की रे इस सरफेस पर किसी जाविये से आए, हो सकता है ये जाविया क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी और फिर दोबारा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी ताकि प्रिज्म के इस साइड से बाहर निकल सके। तो ऐसे प्रिज्म्स में आमतौर पर दो एंगल्स 45 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बिनोक्यूलर इस प्रिज्म को इस तरह इस्तेमाल करता है। तो आपके पास लाइट की रे आती है, वो इस प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, फिर दूसरे प्रिज्म से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और फिर वो लेंस तक पहुंचती है जो आंख के करीब होती है। हम खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि हम प्रिज्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ सिर्फ मिरर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, लाइट को रिफ्लेक्ट होने देते हैं और फिर दूसरा मिरर 45 डिग्री के जाविये पर रखकर इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और फिर वो आई पीस तक पहुंच सकती है। हमें वाकई प्रिज्म्स क्यों इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? हम मिरर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? हम पॉलिश्ड मिरर्स क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? इसकी एक वजह इन दोनों चीज़ों से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी में है। तो प्रिज्म्स, क्योंकि लाइट की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, प्रिज्म्स 100% लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होती। जबकि जब हम मिरर लेते हैं तो इसकी सरफेस आम तौर पर पॉलिश्ड होती है। ये पॉलिश्ड सरफेस है और यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर लाइट इस पर आए तो इसका कुछ हिस्सा ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है और फिर पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस पॉइंट पर कुछ रिफ्रैक्शन भी हो जाती है। कुछ लाइट ऐसी भी है जो पॉलिश्ड सरफेस के अंदर रिफ्लेक्शन का शिकार हो रही होती है। तो यहाँ कुछ लाइट रेज इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन से गुजर रही हैं। यानी अगर आपके पास 100% लाइट एनर्जी मिरर पर पड़ रही हो तो पूरा 100% वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये नंबर तकरीबन 95% है। एनर्जी की कुछ इंटेंसिटी मिरर खुद अब्सॉर्ब कर लेता है और ये सिर्फ इस वजह से है कि मिरर का डिज़ाइन ऐसा होता है। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, तकरीबन 95% लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है। उन्हीं वजूहात की बिना पर प्रिज्म ज़्यादा ब्राइट इमेज बनाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा % लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए बिनोक्यूलर्स में प्रिज्म्स इस्तेमाल होते हैं, मिरर्स नहीं। और यही वजह है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पेरिस्कोप्स जो सबमरीन्स में इस्तेमाल होते हैं, इनमें भी प्रिज्म्स इस्तेमाल होते हैं, मिरर्स नहीं।